अगर कोई लगातार 8 घंटे अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा है, कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चला रहा है और थक कर बिल्कुल चूर हो चुका है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो प्रोडक्टिव है। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है वो सिर्फ खुद को धोखा दे रहा हो। राइट। दुनिया के सबसे सफल और असाधारण लोग दिन में मुश्किल से 4 या 5 घंटे ही डीप वर्क करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो बाकी टाइम करते क्या हैं? वही तो सबसे बड़ा राज है। और ज्यादातर लोग दिन भर थकने के बाद भी रात को यही क्यों सोचते रह जाते हैं कि आज तो जैसे कुछ अचीव ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान को परेशान करता है जो वक्त की कमी से जूझ रहा है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हाँ, और आज हमारे पास जो मुख्य स्रोत है वो है मार्क फॉस्टर की किताब सीक्रेट्स ऑफ प्रोडक्टिव पीपल, जिसके विश्लेषण पर हम चर्चा करेंगे। चलिए इसको खोल कर देखते हैं। इस चर्चा का मिशन बस इतना है कि बिजी रहने के इस भ्रम को समझा जाए और टाइम, फोकस और एनर्जी को अपने नियंत्रण में लेने के जो व्यावहारिक तरीके हैं उनको गहराई से देखा जाए। बिल्कुल, क्योंकि बिजी रहने और प्रोडक्टिव होने को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है ना। हाँ, अब अगर एक एनालॉजी ली जाए तो सिर्फ बिजी रहना किसी जिम में एक ट्रेडमिल पर पूरी ताकत से दौड़ने जैसा है। पसीना बहुत आता है, सांस बुरी तरह फूल जाती है, थकान भी होती है, पर आखिर में इंसान वहीं का वहीं खड़ा रहता है। सही कहा, वो कहीं नहीं पहुंचता। जबकि सच में प्रोडक्टिव होना एक खुले रास्ते पर किसी तयशुदा मंजिल की तरफ दौड़ने जैसा है। राइट, जहां हर कदम के साथ फासला कम होता है। तो इस ट्रेडमिल से उतरकर सच में किसी मंजिल की तरफ अगर चलना है तो सबसे पहले फाउंडेशन को ठीक करना होगा। हाँ, और लोग प्रोडक्टिविटी का सीधा मतलब टाइम मैनेजमेंट निकालते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कैलेंडर में हर मिनट का हिसाब लिख दिया, अलार्म सेट कर दिए, तो बस सफलता मिल जाएगी। पर मार्क फॉस्टर की रिसर्च तो इस पूरी धारणा को ही पलट देती है ना। बिल्कुल पलट देती है। उनके अनुसार प्रोडक्टिविटी का असली खेल टाइम को मैनेज करना नहीं है, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट है। एनर्जी मैनेजमेंट। हाँ, मतलब अगर दिमाग और शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, तो उन 24 घंटों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। उनका एक बड़ा नियम है, वर्क विद योर एनर्जी, नॉट अगेंस्ट इट। वेट, यहां मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। मतलब आजकल का जो कॉर्पोरेट कल्चर है या जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं, वो तो हमेशा यही सिखाते हैं कि हसल करो, नींद त्याग दो, दिन रात एक कर दो। वही तो सबसे बड़ा धोखा है। देखो, इंसान का दिमाग कोई ऐसी बैटरी नहीं है जो लगातार बिना रुके चलती रहे। अरे तो अगर हम टाइम मैनेज करके लगातार काम नहीं करेंगे तो लोग पीछे नहीं छूट जाएंगे? क्या सच में सही नींद लेना या सेहतमंद खाना खाना हमारे काम की रफ्तार को बढ़ाता है? बिल्कुल बढ़ाता है। विज्ञान बताता है कि जब हम लगातार बिना ब्रेक के काम करते हैं ना, हम्म। तो दिमाग में ग्लूकोज का लेवल गिरने लगता है, जिससे कॉग्निटिव फटीग यानी मानसिक थकान होती है। अच्छा, तो मतलब आराम करना समय की बर्बादी नहीं है? बिल्कुल नहीं। आराम करना अपने दिमाग को फिर से तेज करने का एक टूल है। जैसे पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाया गया वक्त बेकार नहीं जाता, वैसे ही सही नींद और ब्रेक्स अगले काम की स्पीड को दुगना कर देते हैं। ओह वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। और एनर्जी सिर्फ खाने या नींद से ही नहीं आती, ये माइंडसेट से भी जुड़ी है। हाँ, एकदम सही कहा। माइंडसेट का रोल बहुत बड़ा है इसमें। यहाँ सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि हम अक्सर माइंडसेट को बस एक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट मानकर टाल देते हैं, लेकिन इसका फिजिकल एनर्जी से सीधा कनेक्शन है। कैसे, थोड़ा समझाइए इसको। देखो, अगर मेरे दिमाग में ये बैठ गया है कि मैं मैथ्स में कमजोर हूं या मुझसे ये बड़ा प्रोजेक्ट नहीं संभलेगा, तो उस काम को शुरू करने से पहले ही मेरी आधी एनर्जी तो डर और एंजाइटी में खत्म हो जाएगी। हाँ, जिसे हम फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। ये एक ऐसी मेंटल ब्लॉक है जो फेलियर्स को डर बना देती है। इसके विपरीत जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, उन्हें लगता है कि हर मुश्किल एक पजल है जिसे सॉल्व करके बेहतर बनाया जा सकता है। राइट। न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान भी तो यही कहता है कि जब इंसान गलतियां करता है और उनसे सीखता है तो दिमाग के न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। एग्जैक्टली। तो जब माइंडसेट ग्रोथ वाला होता है तो फेलियर्स एनर्जी चूसते नहीं है, बल्कि एक नया रास्ता दिखाते हैं। लेकिन चलिए यहाँ थोड़ा विरोधाभास देखते हैं। मतलब मान लीजिए मेरी नींद पूरी है, मैंने अच्छा खाना खाया है और मेरा माइंडसेट भी एकदम पॉजिटिव है। अच्छा, फिर? मैं सुबह उठकर अपने डेस्क पर बैठता हूं और फिर अचानक मुझे लगने लगता है कि लैपटॉप की स्क्रीन साफ करना बहुत जरूरी है। या फिर मैं फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता हूँ। हाँ, ये तो सबके साथ होता है। वही ना। अगर एनर्जी पूरी थी तो एक्शन शून्य क्यों हो गया?
लोग प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम टालने के इस जाल में आखिर क्यों फंसते हैं? ये बहुत ही आम स्थिति है और यहाँ प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में फैला सबसे बड़ा झूठ टूटता है। लोगों को लगता है कि काम इसलिए टाला जा रहा है क्योंकि वे आलसी हैं। तो आलस नहीं है वजह? नहीं, मनोविज्ञान कहता है कि प्रोक्रास्टिनेशन आलस का नतीजा नहीं है, ये इमोशन रेगुलेशन यानी भावनाओं को संभालने की समस्या है। वेट, सच में भावनाओं की समस्या? हाँ, दिमाग का वो हिस्सा जो डर और असुविधा को पहचानता है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, जब वो किसी मुश्किल, बोरिंग या अनजान काम को देखता है तो वो उसे खतरे की तरह देखता है। ओह, तो इंसान उस काम को इसलिए नहीं टालता कि उसे काम नहीं करना, बल्कि इसलिए टालता है ताकि वो उस डिस्कम्फर्ट से बच सके। एग्जैक्टली। दिमाग इस अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागने के लिए तुरंत डोपामीन ढूंढता है और वो डोपामीन उसको डेस्क साफ करने या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से मिल जाता है। समझ गया। तो इसको तोड़ने का क्या तरिका है? क्योंकि अगर दिमाग को डर लग रहा है तो उसे शांत कैसे किया जाए? इसी डर को बाईपास करने के लिए फोस्टर एक नियम देते हैं, जस्ट स्टार्ट फॉर 5 मिनट्स। बस 5 मिनट? हाँ, दिमाग कहता है कि ये 2 घंटे का प्रोजेक्ट बहुत थका देगा, इसे मत करो। पर जब खुद से ये कहा जाता है कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए डॉक्यूमेंट खोलकर पढ़ूंगा, तो दिमाग का वो डर वाला अलार्म नहीं बजता। अरे हाँ, क्योंकि 5 मिनट का काम खतरा नहीं लगता। बिल्कुल। और एक बार जब एक्शन शुरू हो जाता है तो ज़ेगरनिक इफेक्ट लागू हो जाता है। ज़ेगरनिक इफेक्ट, ये क्या होता है? यानी इंसान का दिमाग आधे छूटे हुए काम को पूरा करने के लिए बेचैन रहने लगता है। इसीलिए सिर्फ पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ा हर्डल होता है। ये बिल्कुल ठंडे पानी के स्विमिंग पूल में कूदने जैसा है। बाहर खड़े होकर पानी बहुत ठंडा लगता है और दिमाग हजार बहाने बनाता है। सही एग्जाम्पल है। पर एक बार पानी में कूद गए तो आधे सेकंड की शिवर के बाद बॉडी एडजस्ट कर लेती है। पर यहाँ एक और बड़ा मुद्दा आता है। एक बार जब हमने काम शुरू कर भी दिया, तब आती है दूसरी सबसे बड़ी बीमारी, मल्टीटास्किंग। ओह, मल्टीटास्किंग तो सच में एक सफेद झूठ है। आजकल लोगों को लगता है कि एक टैब में ईमेल, दूसरे में यूट्यूब और तीसरे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट खोलकर वो बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। क्या दिमाग वाकई में एक साथ कई चीजें प्रोसेस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इंसान का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक वक्त पर सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नियम सेट को संभाल सकता है। जब कोई इंसान ईमेल से रिपोर्ट पर स्विच करता है तो दिमाग तुरंत एक नया सेटअप लोड नहीं कर पाता। तो बीच में क्या होता है? बीच में बचता है अटेंशन रेजिड्यू, यानी ध्यान का अवशेष। ईमेल पढ़ने के बाद जब रिपोर्ट लिखना शुरू करते हैं तो दिमाग का एक छोटा हिस्सा तब भी उस ईमेल के बारे में ही सोच रहा होता है। अच्छा, तो बार बार स्विच करने से यही रेजिड्यू जमा होता जाता है? हाँ, और आधे घंटे में ही इंसान मानसिक रूप से थक जाता है, जबकि उसने असल में कुछ किया ही नहीं होता। डीप फोकस और वन टास्क एट अ टाइम का नियम इसीलिए इतना जरूरी है। अगर इसको एक एनालॉजी से समझें तो मल्टीटास्किंग करना वैसे ही है जैसे किसी कंप्यूटर में एक साथ 20 भारी भरकम एप्लीकेशंस खोल देना। बिल्कुल। कंप्यूटर का रैम पूरी तरह भर जाता है और स्क्रीन हैंग होने लगती है। पर इसका एक और पहलू है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी विल पावर इतनी मजबूत है कि हम डिस्ट्रैक्शंस को खुद ही रोक लेंगे। जैसे फोन टेबल पर रखा है तो क्या हुआ, मैं उसको छूंगा नहीं। स्रोत इस बात को लेकर बिल्कुल कड़े शब्दों में चेतावनी देता है। सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहना हारने की सबसे बड़ी गारंटी है। ऐसा क्यों? विल पावर तो अच्छी चीज है ना? विल पावर एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह है जो हर एक डिसीजन के साथ डिस्चार्ज होती है। सुबह क्या खाना है, क्या पहनना है, किस रास्ते से जाना है, इन छोटे डिसीजन से ही विल पावर ड्रेन हो जाती है। तो जब तक सच में इंपॉर्टेंट काम करने का वक्त आता है, विल पावर की बैटरी जीरो हो चुकी होती है। इस्तेमाल करने के बजाय अपने माहौल यानी एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का नियम यहाँ काम आता है। यानी अगर फोन दूसरे कमरे में है तो दिमाग उसके नोटिफिकेशंस चेक करने का लालच ही नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह यूज करना चाहिए, न कि डिस्ट्रैक्शन मशीन की तरह। सही बात है। सिर्फ उन्हीं ऐप्स के नोटिफिकेशंस ऑन रखने चाहिए जो वाकई इमरजेंसी के लिए हैं। तो इसका मतलब डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं है, बल्कि डिस्ट्रैक्शन को आसपास आने ही नहीं देना है। और यहीं पर एक और पॉइंट सामने आता है, परफेक्ट प्लानिंग का भ्रम। ओह हाँ, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। लोगों को लगता है कि जब तक उनका प्लान 100% तैयार नहीं होगा, वो पहला कदम नहीं उठाएंगे। पर सूत कहता है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। क्योंकि परफेक्शन का इंतजार करना भी एक तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन ही है। एकदम सही। इम्परफेक्ट एक्शन, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उस बैठकर किए गए परफेक्ट प्लान से हमेशा बेहतर होता है। क्योंकि एक्शन से ही असली क्लैरिटी आती है।
जब एक्शन शुरू होता है तब रास्ते की असली रुकावटें समझ आती हैं। जो सिर्फ बैठकर सोचने से कभी नहीं दिखती। पर अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। मान लीजिए कि 5 मिनट का रूल लगाकर काम शुरू भी हो गया, माहौल भी डिस्ट्रैक्शन फ्री हो गया, लेकिन सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती ना। नहीं, सफलता एक लंबा प्रोसेस है। इस काम को लगातार हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने कैसे किया जाए, यहाँ जरूरत पड़ती है गोल्स और सिस्टम्स की। हाँ, और मार्क फॉस्टर इस बात पर रोशनी डालते हैं कि सिर्फ मुझे सफल बनना है सोचना एक ख्वाब है, गोल नहीं। गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। ये स्मार्ट गोल्स वाली बात तो लोग अक्सर सुनते हैं, पर आखिर ये टाइम बाउंड होना इतना जरूरी क्यों है? अगर कोई कहे कि मैं 6 महीने में किताब लिखूंगा, तो शायद पहले 5 महीने वो एक पन्ना भी ना लिखे। यहाँ पार्किंसंस लॉ आकर्षित करता है। ये नियम कहता है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना समय उसको पूरा करने के लिए दिया जाता है। अच्छा, यानी अगर 6 महीने दिए हैं तो दिमाग 6 महीने तक खींचेगा उसको। बिल्कुल। टाइम बाउंड डेडलाइन होने से दिमाग को एक नकली अर्जेंसी मिलती है जिससे वो अपना फोकस एक जगह केंद्रित करता है। लेकिन यहाँ अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के बीच का फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। हाँ, और इसके लिए स्रोत आइजनहावर मैट्रिक्स का जिक्र करता है ना, जो हर काम को अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में बांटता है। हाँ, पर इस मैट्रिक्स में लोग अक्सर उलझ जाते हैं। मुझे भी इस पर हमेशा से थोड़ा डाउट रहा है। एक आम इंसान की लाइफ में तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हमेशा आपस में टकराते हैं। अगर किसी को अचानक बॉस का काम मिल जाए तो वो उसके लिए अर्जेंट भी है और जॉब बचाने के लिए इम्पोर्टेंट भी। सही बात है। तो फिर लोग आखिर सिर्फ अर्जेंट कामों में ही क्यों फंसे रहते हैं? ये मैट्रिक्स सच में काम कैसे करता है? ये विरोधाभास बहुत आम है। दिमाग अर्जेंट कामों की तरफ इसलिए भागता है क्योंकि छोटे छोटे तुरंत ध्यान मांगने वाले कामों को खत्म करने से डोपामीन का एक हिट मिलता है। जैसे ईमेल का रिप्लाई करना। एग्जैक्टली। ईमेल का रिप्लाई किया, डोपामीन मिला। फोन कॉल उठाई, डोपामीन मिला। दिमाग को लगता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव हो रहा है। पर जो काम सच में इम्पोर्टेंट होते हैं पर अर्जेंट नहीं होते, उनका फायदा तुरंत नहीं दिखता। जैसे अपनी हेल्थ के लिए वर्कआउट करना या कोई नई स्किल सीखना। हाँ, ये लॉन्ग टर्म काम है और दिमाग लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के लिए मेहनत करना पसंद नहीं करता। इसीलिए आइजनहावर मैट्रिक्स का आदर्श यही है कि अपना ज्यादातर समय उन इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट कामों को दिया जाए। क्योंकि अगर आज उन्हें वक्त नहीं दिया तो वही काम कल अचानक से आफत बनकर अर्जेंट बन जाएंगे। बिल्कुल सटीक कहा। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट कामों को आदत में डालना होगा, और आदत डालने के लिए स्रोत डेली रूटीन और कंसिस्टेंसी पर बहुत जोर देता है। अगर हम रूटीन का विश्लेषण करें तो समझ आता है कि रोज एक ही तरह से काम करना एनर्जी को कितना बचाता है। हाँ, रूटीन की ताकत ही यही है कि वो इंसान को लगातार बार बार निर्णय लेने से रोकती है। जैसे स्टीव जॉब्स का लगातार एक ही जैसा ब्लैक टर्टल नेक पहनना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने सुबह उठकर क्या पहनूं ये सोचने का डिसीजन फटीग ही खत्म कर दिया। सही पकड़ा। रूटीन बिल्कुल हवाई जहाज के ऑटो पायलट सिस्टम की तरह होता है। एक बार जहाज उड़ गया है और दिशा सेट कर दी तो ऑटो पायलट उसको मेंटेन रखता है। अगर पायलट को हर सेकंड खुद ही एडजस्ट करना पड़े तो वो मानसिक रूप से खत्म हो जाएगा। ये ऑटो पायलट वाला दृष्टांत बहुत बखूबी समझाता है इसको। जब सुबह का स्केड्यूल तय है तो विल पावर खर्च नहीं होती, और जब इसी ऑटो पायलट के थ्रू लगातार छोटे छोटे स्टेप्स उठाए जाते हैं तो कंपाउंडिंग का असर दिखने लगता है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एग्जैक्टली। एक दिन 14 घंटे काम करके अगले 6 दिन आराम करने से बेहतर है हर रोज सिर्फ 2 घंटे फोकस्ड काम करना। अगर रोज सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दिया जाए तो 1 साल में वो बदलाव पहचानने लायक नहीं रहता। सुबह जल्दी उठना, अपने लक्ष्यों को दोहराना और दिन की प्लानिंग पहले से करके रखना, ये सब उसी 1% के हिस्सा हैं। और इसी के साथ एक ऐसे पहलू को भी खोलना जरूरी है जिसे लोग अक्सर कमजोरी समझते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। हासिल कल्चर ने सिखाया है कि अगर आराम कर रहे हो तो गिल्टी महसूस करो, पर शोध ने यह साफ कर दिया है कि ओवरवर्क होने से इंसान सक्सेसफुल नहीं बल्कि एग्जॉस्ट यानी बुरी तरह थका हुआ बन जाता है। एक थके हुए दिमाग से नए और क्रांतिकारी आविष्कार नहीं आते। बिल्कुल। इसीलिए अपने लिए एक पर्सनल प्रोडक्टिविटी सिस्टम बनाना सबसे जरूरी है। किसी और सफल व्यक्ति के रूटीन को अंधे होकर कॉपी करने के बजाय अपने खुद के एनर्जी लेवल्स और मकसद के हिसाब से अपना फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। तो प्रोडक्टिविटी का अंतिम उद्देश्य इंसान को एक बेजान मशीन बनाना नहीं है। इसका असली मकसद है
अपने वक्त और फोकस को इतनी कुशलता से इस्तेमाल करना कि उन चीजों के लिए वक्त और ऊर्जा बच सके जो जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं। परिवार, सेहत, शौक और शांति। सही बात है। एक सख्त दिखने वाला फ्रेमवर्क असल में अंदर से सबसे ज्यादा आजादी देता है। सफलता कोई चमत्कार नहीं है, ये इन्हीं छोटे छोटे डेली चॉइसेस का नतीजा है। इन सब बातों का निचोड़ निकालें तो समझ आता है कि बिजनेस एक भ्रम है जिससे बाहर निकलना जरूरी है। एनर्जी को बचाना, प्रोक्रास्टिनेशन को 5 मिनट रूल से हराना और एक तयशुदा रूटीन के हवाले अपने रोजमर्रा के फैसले छोड़ देना ही असल राज है। एकदम सही समरी है ये। पर इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले दिमाग में एक बहुत ही अजीब और विरोधाभासी विचार उभर कर आता है। कैसा विचार? अक्सर लोग समझते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े कलाकार, राइटर्स और आविष्कारक पूरी तरह से स्पॉन्टेनियसली, यानी बिना किसी नियम के आज़ादी से जीते थे। लेकिन अभी हमने समझा कि डिसीजन फिटीग दिमाग की शक्ति छीन लेता है। हाँ, ये एक मजेदार पॉइंट है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जिंदगी में सच्ची आज़ादी, ट्रू फ्रीडम और क्रिएटिविटी किसी रैंडमली जीने वाले रास्ते पर नहीं मिलती, बल्कि क्या क्रिएटिविटी उन्हीं लोगों के पास आती है जो एक सख्त, तयशुदा और बेहद बोरिंग लगने वाली रूटीन को अपना लेते हैं? ओह वाओ, ये तो बहुत डीप बात है। क्योंकि सोचिए, जब सुबह उठने, खाने और ईमेल चेक करने जैसी बातों को एक कड़ी रूटीन खुद ब खुद संभाल लेती है, तब दिमाग के पास वो खाली जगह, वो ब्लैंक कैनवस और बची हुई ऊर्जा जमा होती है जिससे वो कुछ ऐसा आविष्कार कर सके जो दुनिया बदल दे। शायद डिसिप्लिन क्रिएटिविटी की बेड़ियां नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा रक्षक है। बिल्कुल, रूटीन हमें वो स्पेस देता है जहां असल मैजिक होता है। इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ हम उम्मीद करते हैं कि अपने खुद के टाइम और ऊर्जा के सिस्टम को नए सिरे से डिजाइन करने की प्रेरणा जरूर मिली होगी। गाड़ी को सिर्फ स्टार्ट नहीं करना है, उसमें एनर्जी का पेट्रोल भरकर आगे